हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। अरिहंत पब्लिकेशन की हिंदी व्याकरण जो है उनका जो लिखा हुआ बुक है, उसी पब्लिकेशन की बुक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही अच्छी बुक है फ्रेंड। इससे हमने क्वेश्चन भी एक एग्ज़ाम में, यूपी टेट के एग्ज़ाम में और बाकी जो सीटेट का एग्ज़ाम था, ऐसे सारे एग्ज़ामों में मैंने इसके प्रश्नों को देखा हुआ है। इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा फ्रेंड और अंत तक बने रहिएगा। तो आज के इस पहले वाले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा का इतिहास और उसके मुख्य तथ्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। पहले भाषा के बारे में जान लेते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा के बारे में आप सब लोग जानते हो कि भाषा क्या है। ठीक है, मैं इसको एक बार और पढ़ करके आपको सामने इसको आपको दिखाता हूँ। ठीक है, समझ में आएगी, शायद मेरी जो व्याख्या होगी वो आपको समझ में आएगी। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों विचारों को समझता है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। सामान्यतः अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट्ट से ही हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी भारतीय गणराज्य की राजकीय और मध्य भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ है हिंद का, अर्थात भारतीय। ठीक है फ्रेंड, तो भाषा का मतलब यही होता है कि जो आपके मन में, मस्तिष्क में विचार चल रहे हैं, आप उस जब तक बोल करके किसी के सामने आप उसको नहीं बताओगे या लिख करके, वो आपके विचार को या आपकी स्थिति को, दशा को नहीं समझ पाएगा। तो भाषा इन्हीं सब चीज़ों को आसान करने का एक माध्यम है। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास एवं भाषा परिवार। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, अर्थात हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है। ठीक है, हिंदी जो है वो संस्कृत से ही बनी है, इसीलिए संस्कृत को आदि जननी कहा जाता है हिंदी का। संस्कृत से पाली भाषा विकसित हुई, पाली भाषा से प्राकृत भाषा और प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट और अवहट्ट से हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है। ठीक है, विश्व के लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 13 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। ये भाषा परिवार कौन कौन से हैं फ्रेंड, देख लेते हैं। भारोपीय, भारत और यूरोपीय, द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, हैमेटिक, आग्नेय, यूराल, अल्टाइक, बांटू, रेड, इंडियन, काकेशस, सूडानी, जापानी, कोरियाई तथा बूसमैन। ये इतनी सब जो है भाषा परिवार के हैं। ठीक है, और भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन, भारोपीय है, द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है, वह चीनी और तिब्बती है। तो ये आपके भाषा परिवार हो गए फ्रेंड। भारोपीय भाषा क्या है, भारोपीय परिवार की भाषाएं भारत, यूरोप तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई हैं। यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है क्योंकि भारत में भारोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों का प्रतिशत है जो वो सबसे अधिक है। कितना है फ्रेंड, तो 73%। कितना है, 73% है फ्रेंड। ठीक है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटा भाषा परिवार की बात की जाए तो सबसे छोटा भाषा परिवार आपका चीनी और तिब्बती है। ठीक है फ्रेंड, चीनी तिब्बती है, ये आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। लगभग 0.7%। जितने भी भाषा परिवार हैं उनमें से जो भारोपीय भाषा है उसका प्रतिशत बोलने के आधार पर 73% है और सबसे जो कम बोली जाने वाली भाषा परिवार की भाषा है तो वो चीनी तिब्बती है, लगभग 0.7%। ठीक है, हिंदी या भारोपीय परिवार की भारतीय ईरानी यानी इंडो इरानियन शाखा की उपशाखा भारतीय आर्यन भाषा है, इंडो आर्यन भाषा है। ठीक है, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट या श्लिष्ट भाषा है। अब यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है फ्रेंड। 2011 की जनगणना में भारतीय भाषाओं के आंकड़े के अनुसार 43.63% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें यह पता चला था कि 43.63% लोग मातृभाषा हिंदी को बोलते हैं। फ्रेंड, इसमें जितना सामने लिखा हुआ है मैं उसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ के समझ लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बोलूँगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय आर्य भाषाएं, भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भाषाओं में विभाजित किया गया है। पहला है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय क्या है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। उदाहरण इसके कौन कौन से हैं, वैदिक संस्कृत है जो वेदों की संस्कृत चलती थी, और जो लौकिक संस्कृत है जो हमारे यहाँ लोक में चलती है। जिस संस्कृत में वेदों का निर्माण हुआ है या लेखन हुआ है उसको वैदिक संस्कृत कहते हैं, और जो हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत उसको लौकिक संस्कृत कहते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं
जो मध्यकाल की भारतीय आर्य भाषाएं थी उसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी था। और उसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, इस समय की जो नवीन भारतीय भाषा है उसका समय 1000 ईस्वी से अभी तक है, यानी अब तक जो चल रहा है। इसमें है हिंदी की बोलियां हैं मराठी, बांग्ला, उड़िया इत्यादि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कौन सी थी, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत भाषा के दो रूप थे, कौन कौन, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में। एक थी वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, ठीक है। वैदिक संस्कृत को 4 भागों में विभाजित किया गया है। संहिताएं, यानी संहिताओं में कौन कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेद हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है, संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसके लिए यास्क व पाणिनि द्वारा छांदस नाम प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। लौकिक संस्कृत में देख लेते हैं दूसरे नंबर पर। लौकिक संस्कृत का समय जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। पाणिनि ने इसे संस्कृत भाषा का नाम दिया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी किसकी है फ्रेंड, पाणिनि की। वाल्मीकि की रामायण, वेद व्यासकृत महाभारत, पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में हुई है। तो ये आपसे प्रश्न कभी कभी पूछ सकता है कि जो रामायण है ये किस प्रकार की संस्कृत में इसका वर्णन हुआ है या इसको रचना इसकी हुई है, तो लौकिक संस्कृत में हुई है, ये ध्यान दीजिएगा। वेद व्यासकृत जो महाभारत है उसका भी, और जो जितने भी 18 पुराण हैं आपके, उन सब का जो रचना हुआ है वो लौकिक संस्कृत में हुआ है। वैदिक संस्कृत में केवल वेदों का रचना हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब दूसरी जो भारतीय आर्य भाषा थी वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी। इसका समय क्या था दोस्तों, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक था। ईसा पूर्व से ईस्वी तक था माना जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में निम्नलिखित 3 भाषाएं विकसित हुई थी, कौन कौन। पहला है पाली। पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक है। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। यह भारत की प्रथम देश भाषा थी। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। और इसमें जो गौतम बुद्ध थे फ्रेंड, गौतम बुद्ध ने अपने जितने भी उन्होंने जो मतलब उपदेश दिए हैं, जो उपदेश उन्होंने दिया है वो सब के सब किस भाषा में थे, पाली भाषा में। और पाली भाषा को गांव की भाषा कहा जाता था। ऐसा इसलिए कि उन्होंने सोचा कि जितने भी धर्मयुक्त बातें समझाई जा रही हैं वो साधारण से साधारण जन भी समझ सकें, इसलिए उन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेशों को भी दिया था। और जो बौद्ध साहित्य की रचना हुई है वो भी पाली भाषा में हुई है। भगवान बुद्ध के सभी उपदेश इसी भाषा में हैं। इसे मागधी भाषा भी कहते हैं। अब एक चीज़ और आप नई चीज़ देखिएगा फ्रेंड कि जो पाली भाषा है, पाली भाषा को ही मागधी, ठीक है, ये मागधी भाषा भी कहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, शायद आपको नया चीज़ मिला होगा ये। दूसरी है प्राकृत। पहली ईस्वी से 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का समय प्राकृत भाषा का रहा। इस अवधि में सौरसेनी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्ध मागधी नामक क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई हैं। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। भगवान महावीर के सभी उपदेश प्राकृत भाषा में हैं, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ आपको, जो पाली भाषा थी उस पाली भाषा में जो बौद्ध साहित्य की रचना हुई थी, बौद्ध धर्म से संबंधित है वो। और जो प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा स्वामी महावीर स्वामी से संबंधित है, जिनके सारे उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में थे। अपभ्रंश। यह भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश का विकास 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ था। अपभ्रंश की शुरुआत 8वीं शताब्दी के कवि स्वयंभू के समय से मानी जाती है फ्रेंड। अपभ्रंश के बारे में आप ये चीज़ देखिएगा कि जो इसका विकास माना जाता है वो जो कवि थे स्वयंभू, उनके समय से मानी जाती है। इन्हें पौमचर्यु अर्थात राम काव्य की रचना के कारण अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इसमें एक बढ़िया चीज़ है फ्रेंड कि जो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इन्होंने राम काव्य की रचना की थी। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा गया है। कवि धनपाल द्वारा रचित
कहा। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृता भास तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी तथा विद्यापति ने देसिल बयाना अर्थात देसी भाषा कहा है। फ्रेंड, इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो देखिए प्राकृता भास चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसको क्या कहा था, पुरानी हिंदी। तो पुरानी हिंदी किसने कहा था अपभ्रंश को, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर से हाईलाइटेड भी है, ये प्रश्न पूछा भी गया है और ये आपके प्रश्न परीक्षा में इसके आने की संभावना भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड। आगे है इस भाषा के प्रमुख रचनाकार हैं विद्यापति। जो अपभ्रंश भाषा है इसमें जो रचना करे हैं उन्होंने कौन कौन ने किया है, तो विद्यापति हैं। कीर्तिलता की रचना इन्होंने की थी। रोड कवि राउल बेला, दामोदर पंडित, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, अब्दुल रहमान संदेश रासक। देखिए इस अपभ्रंश भाषा में जो रचनाएं करने वाले हैं यहाँ पे कवि, उनका नाम दिया गया है। विद्यापति हैं, रोड कवि हैं, दामोदर पंडित हैं, अब्दुल रहमान हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में ये नोट है, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हो सामान्य हिंदी में। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं वैदिक संस्कृत लौकिक